नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एडी नॉवल बॉय पर। आज हम लेकर आए हैं कहानी रीबोर्न एम्परर। आप जो कहानी सुनने जा रहे हैं उसका ओरिजिनल वर्जन सिर्फ एडी नॉवल बॉय यूट्यूब चैनल पर ही अवेलेबल है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। उपाधि मंदिर के योद्धा शिखा के खुलासे के बाद अधिकांश लोगों की नजर में आकर्ष की छवि तुरंत बदल गई और वह उसे हल्के में लेने लगे। जो सम्मान उसके प्रति था वह एक झटके में कम हो गया। हालांकि एक व्यक्ति था जो इससे प्रभावित नहीं हुआ था। यह था कैलाश। एक पल के लिए अगर इस लड़की की बात मान लूं तो भी यह कैसे संभव है कि सम्राट वेगवानस बिना इसकी प्रतिभा देखें इसको सिर्फ इतनी छोटी सी बात के लिए अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेंगे। जरूर कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है, कैलाश ने मन ही मन सोचा। लोगों के सामने उसकी छवि ऐसी थी कि वह बिल्कुल भोला और साधारण दिखता था, लेकिन वास्तव में काफी समझदार था। अभी तक उसने बताया नहीं था, लेकिन वास्तव में वह खुद भी यहाँ पर इस महासंग्राम में भाग लेने के लिए आया था। किसी ने उसका नाम नहीं सुना था क्योंकि उसके मास्टर हमेशा एकांत में साधना करते थे। उसके मास्टर एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे और अतीत में उन्होंने सम्राट वेगवानस से मुकाबला भी किया था। यही कारण था कि कैलाश सम्राट के नजरिए को बहुत अच्छे से समझता था। उसके मास्टर और सम्राट का पहला मुकाबला उसके मास्टर के पक्ष में था, लेकिन जब वह असुरतल से लौटे और उसके मास्टर ने फिर से उनके साथ मुकाबला किया, तब मुकाबले का परिणाम सम्राट वेगवानस के पक्ष में आया। उसी दिन से कैलाश ने फैसला किया था कि वह सम्राट वेगवानस के जैसा बनेगा। उसके हिसाब से उसके मास्टर दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। वह सभी योद्धा जिनका किसी बड़ी ताकत से संबंध नहीं था, उनमें से कोई भी नहीं था जो उसके मास्टर के सामने टिक सकता था। अपने पूरे जीवन में उसने सिर्फ एक बार अपने मास्टर को पराजित होते देखा था और यह पराजय सम्राट वेगवानस से मिली थी। वैसे अगर यह बात सच भी है कि यह ऐसे ही सम्राट का शिष्य बन गया है, तो भी मेरे लिए तो यह अच्छा ही है। अगर मैं इसे हरा देता हूं तो मेरे मास्टर को काफी संतोष मिलेगा, कैलाश ने मन ही मन अपने आप से कहा। आदियोग देवतल ने 3000 से अधिक कमरे तैयार करवाए थे, लेकिन इस समय उनमें से केवल 1/3 ही भरे हुए थे। इससे साफ था कि अभी बहुत से प्रतिभागी आना बाकी थे। लगभग आधे महीने बाद एक समूह आदियोग देवतल के सम्राट के महल के बाहर पहुंचा। इस समूह का नेतृत्व एक काले रंग के वस्त्र पहने बुजुर्ग अवस्था का आदमी कर रहा था। उसके दोनों और 2 और काले रंग के वस्त्र पहने पुरुष चल रहे थे और उनके पीछे कई और पुरुष और महिलाएं चल रहे थे। जब प्रवेश द्वार पर खड़े सैनिक ने उसे बुजुर्ग अवस्था के आदमी से उसकी पहचान पूछी तो उसने भारी स्वर में कहा, अष्टयोग देवतल के उपाधि मंदिर का प्रमुख अक्षत। प्रणाम मंदिर प्रमुख अक्षत। परिचय सुनते ही सैनिक ने झुककर सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। प्रत्येक देवतल में एक उपाधि मंदिर होता था और प्रत्येक मंदिर का एक प्रमुख भी, जिसका पद किसी सम्राट से कम नहीं होता था। कुछ मंदिर प्रमुख तो कुछ देवतलों के सम्राटों से भी ज्यादा शक्तिशाली थे। अष्टयोग देवतल के उपाधि मंदिर का यह दल स्वयं मंदिर प्रमुख और 2 उप प्रमुखों के नेतृत्व में आया था। कुछ ही देर बाद एक व्यक्ति उनका स्वागत करने के लिए बाहर आया। यह कोई और नहीं बल्कि अश्विन था, जो आकर्ष और उसके साथियों को भी लेकर गया था। प्रणाम मंदिर प्रमुख अक्षत, कृपया मेरे साथ अंदर आइए। हालांकि मंदिर प्रमुख का पद किसी सम्राट के बराबर होता था, लेकिन यहाँ पर उनका स्वागत करने के लिए खुद सम्राट अथर्व नहीं आए थे।
मंदिर प्रमुख अक्षत इतना ताकतवर भी नहीं था कि सम्राट अथर्व उसका स्वागत करने के लिए आए। प्रणाम छोटे प्रमुख अश्विन, अक्षत ने गर्मजोशी के साथ मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसके बाद मंदिर प्रमुख और 2 उप प्रमुख तो उनके लिए आरक्षित क्षेत्र की तरफ रवाना हो गए। वहीं पर उनके साथ आए योद्धा उन कमरों की तरफ चल पड़े जहां पर उनके रहने की व्यवस्था की गई थी। आप अपने साथ 16 योद्धाओं को लेकर आए हैं। क्या यह सब आपके उपाधि मंदिर की तरफ से इस महासंग्राम में भाग लेने वाले हैं? आरक्षित क्षेत्र की तरफ जाते हुए अश्विन ने मंदिर प्रमुख अक्षत से पूछा। सभी 16 इसमें भाग नहीं लेंगे, कुछ मुकाबला देखने के लिए ही आए हैं। लेकिन हमारे पास एक योद्धा और भी है जो मुकाबले में भाग लेगा। अभी वह यहाँ पर नहीं है, पर बहुत जल्द यहाँ पर आ जाएगा। जब वह यहाँ पर आए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खुद उसे लेने जाएंगे, मंदिर प्रमुख अक्षत ने कहा। अभी यहाँ पर नहीं है। क्या वो उपाधि मंदिर के द्वारा प्रशिक्षित नहीं किया गया? अश्विन ने थोड़ी दिलचस्पी दिखाते हुए पूछा। अगर वह उपाधि मंदिर के द्वारा प्रशिक्षित होता तो आपको क्या लगता है मैं उसे अकेले घूमने देता? वह हमारे साथ आता। अगर वह हमारे उपाधि मंदिर का भाग होता तो कितनी भी जिद कर लेता, मैं उसे अपने साथ लेकर जरूर आता। दुर्भाग्य यह है कि वह हमारे उपाधि मंदिर की तरफ से लड़ रहा है, परंतु हमारा साथी नहीं है, अक्षत ने जवाब दिया। अगर आप उसके बारे में ऐसा कह रहे हैं तब तो वह निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली योद्धा होगा। आपकी विनम्रता से दिख रहा है कि वह जरूर कम से कम त्रिस्तरीय युद्ध सम्राट तो होगा, है ना? अश्विन ने कहा। अब की बार अक्षत ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, छोटे प्रमुख अश्विन, अभी के लिए इसे एक रहस्य ही रहने दीजिए। जब महासंग्राम शुरू होगा तो आप खुद उसकी क्षमता देख लीजिएगा। यह सुनकर अश्विन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। अक्षत के जवाब ने एक बात तो उसे समझा दी थी कि यह जो भी योद्धा था यह एक त्रिस्तरीय युद्ध सम्राट से तो कहीं ज्यादा ताकतवर था। अगर ऐसा नहीं होता तो अक्षत इतना रहस्य नहीं बनाता। अक्षत और उसके दोनों साथियों को उनके आरक्षित क्षेत्र में पहुंचाने के बाद अश्विन वापस अपने निवास स्थान पर लौट आया और अपने एक भरोसेमंद साथी को संदेश भेजा। पता करो कि इस बार मंदिर प्रमुख अक्षत के उपाधि मंदिर की तरफ से कौन कौन से योद्धा महासंग्राम में भाग लेने वाले हैं। लगभग 15 मिनट बाद अश्विन को अपने भरोसेमंद साथी से जवाब मिला, छोटे प्रमुख, मैंने सभी योद्धाओं की जानकारी निकालने की कोशिश की, लेकिन लगता है कि जिस योद्धा के बारे में आप पता करने की कोशिश कर रहे हैं उसको सभी से छुपाया गया है। यहाँ तक कि मंदिर प्रमुख अक्षत के साथ आए सभी योद्धाओं को भी उसे योद्धा के बारे में ज्यादा पता नहीं है। हाँ, उसके नाम के बारे में मुझे जरूर पता चला है। उसका नाम वृषभ बताया जा रहा है। आदियोग देवतल के एक सुनसान और बंजर पहाड़ी इलाके में, जहां चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, अचानक हवा को चीरती हुई कुछ तलवार तरंगे पहाड़ी की चोटी की तरफ बढ़ी। कुछ ही क्षणों में पूरा वातावरण उस तीव्र ऊर्जा से भर गया, मानो कोई भयंकर युद्ध अभी अभी अपने चरम पर पहुंचा हो। थोड़ी ही देर बाद एक विशालकाय आकृति भारी धमाके के साथ जमीन पर आ गिरी। जब धूल का गुब्बारा धीरे धीरे बैठा तब स्पष्ट हुआ कि वह कोई साधारण जीव नहीं बल्कि एक विशाल देव जीव था, जो अब मौत की गहरी नींद में सो चुका था। उसी समय आसमान से एक परछाई नीचे जमीन पर उतरी। उसकी पीठ पर एक तलवार बंधी हुई थी। वह एक पुरुष था जो नीचे गिरे हुए देव जीव को पैनी नजरों से देख रहा था। कुछ क्षणों बाद उसने खुद से धीमी आवाज में कहा,
अब समय आ गया है कि मैं आदियोग देवतल के सम्राट के महल की ओर निकलूं। मंदिर प्रमुख अक्षत अब तक वहां पहुंच चुका होगा। अगर इस समय आकर्ष यहाँ पर मौजूद होता तो वह इस योद्धा को देखते ही पहचान लेता। यह कोई और नहीं बल्कि वृषभ था। वही वृषभ जो दिव्यतल से देवतल में आया था क्योंकि उसके परिवार को खत्म कर दिया गया था। उस समय उसके साथ एक देव अस्त्र की आत्मा भी थी जिसका नाम निशिता था। अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए वृषभ अलग अलग देवतलों में भटक रहा था और इसी दौरान उसकी मुलाकात आकर्ष से हुई। तब उसने उस देव अस्त्र की आत्मा निशिता को आकर्ष को सौंप दिया था। इसके बाद उन्होंने कुछ समय साथ में बिताया और फिर मध्यांतर देवतल में दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। उसके बाद दोनों की मुलाकात फिर कभी भी नहीं हुई। कुछ समय पहले ही जब वृषभ ने सुना कि उपाधि मंदिर महासंग्राम का आयोजन करवा रहा है तो उसने भी अष्टयोग देवतल के उपाधि मंदिर की तरफ से इस महासंग्राम में भाग लेने के लिए आवेदन भर दिया। हालांकि उसने अपनी असली शक्ति का अधिकांश हिस्सा छिपा रखा था, फिर भी उसकी झलक इतनी प्रभावशाली थी कि उसने मंदिर प्रमुख अक्षत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अक्षत ने स्वयं उस पर हमला करके उसकी ताकत को परखने की कोशिश की थी और उसी के बाद वृषभ को महासंग्राम में भाग लेने का मौका मिल गया। लेकिन वृषभ का स्वभाव दूसरों से अलग था। उसने अक्षत को साफ कह दिया था कि वह उनके साथ जाकर महासंग्राम के शुरू होने का इंतजार नहीं करेगा। जब सही समय आएगा तब वह खुद वहां पर पहुंच जाएगा। इस समय वृषभ की आंखों में हल्की सी चमक और उत्सुकता झलक रही थी। उसने धीरे से खुद से कहा, पता नहीं आकर्ष इस महासंग्राम में हिस्सा ले रहा होगा या नहीं। कई 100 साल हो गए उसे और निशिता को देखे हुए, उसकी प्रतिभा को देखते हुए। यकीनन वह अब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुका होगा। उम्मीद है इस बार उससे मुलाकात हो जाएगी। किसी व्यक्ति की आभा छिपाई जा सकती थी, लेकिन उसकी हड्डियों की उम्र को नहीं बदला जा सकता था। यही कारण था कि उम्र को फर्जी तरीके से दिखाना लगभग असंभव था। अगली बार जब यह महासंग्राम होगा तब आकर्ष और वृषभ दोनों ही इसमें भाग नहीं ले सकते थे। इसी वजह से आकर्ष और वृषभ के लिए यह महासंग्राम एक ऐसा अवसर था जो शायद जीवन में सिर्फ एक बार ही मिलने वाला था। बस कुछ दिन और उसके बाद महासंग्राम शुरू हो जाएगा, उसने मन ही मन अपने आप से कहा। मध्यांतर देवतल में भी एक उपाधि मंदिर स्थित था। आज वहां के मुख्यालय के भीतर एक गंभीर और दबाव से भरा माहौल बना हुआ था। इतना बहुत है। तुम लोग इतने समय से अभ्यास कर रहे हो, अब 1-2 दिन में कुछ ज्यादा बड़ा हासिल नहीं कर लोगे। महासंग्राम शुरू होने वाला है। हमें अभी ही आदियोग देवतल के लिए रवाना होना होगा। तुम लोगों ने पिछले कुछ समय से जितने भी संसाधन इस्तेमाल किए हैं, उम्मीद करती हूं कि वहां पहुंचकर महासंग्राम में तुम लोग उनका बेहतर इस्तेमाल करोगे। अभी भी तुम लोगों के पास 6 महीने का समय है। जितना हो सके कोशिश करना कि अपने सिद्धांतों को और बेहतर कर पाओ। यह तुम लोगों के पास इकलौता अवसर है। अगर कोई भी असफल हुआ तो फिर उम्मीद मत रखना कि उपाधि मंदिर तुम लोगों के लिए कुछ करेगा। एक बुजुर्ग अवस्था की महिला ने अपने सामने मौजूद सभी योद्धाओं को संबोधित करते हुए कहा। यह महिला यहाँ के उपाधि मंदिर की मंदिर प्रमुख थी। जैसा कि हर मंदिर प्रमुख पहनावा रखता था, इस महिला ने भी बिल्कुल काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसके सामने इस समय 19 योद्धा खड़े थे जो इस बार महासंग्राम में भाग लेने वाले थे। सभी को संबोधित करने के बाद महिला उन सब के साथ वहां से रवाना हो गई।
और सीधे आदियोग देवतल के लिए चल पड़ी। यह इतना बड़ा महासंग्राम है कि इसमें सभी देवतलों के कई प्रतिभाशाली योद्धा भाग लेंगे। अगर मेरा अंदाजा सही है तो वहां पर आकर्ष भी जरूर आएगा। इस प्रकार के मुकाबले को वह किसी भी स्थिति में नजरअंदाज नहीं करेगा। उन्हीं 19 योद्धाओं में से एक ने मन ही मन अपने आप से कहा। यह योद्धा ऐसा था जो आकर्ष के बहुत करीब था। यह उपाधि मंदिर का भाग नहीं था, बल्कि मध्यांतर देवतल की एक दूसरी ताकत से संबंध रखता था। क्योंकि वह ताकत सीधे तौर पर इस महासंग्राम में भाग नहीं ले सकती थी, इसलिए यह योद्धा उपाधि मंदिर की तरफ से मुकाबला करने वाला था। यह कोई और नहीं बल्कि कर्ण था। जब आकर्ष आखिरी बार उससे मिला था तब दोनों की ताकत लगभग बराबर थी। लेकिन बीते कुछ 100 वर्षों में जहां आकर्ष को लगातार अपनी ताकत को बढ़ाने का मौका मिला था, वहीं कर्ण को किराडू गुरुकुल में एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया था। यह विशेष प्रशिक्षण क्या था, यह सिर्फ कर्ण जानता था। किराडू गुरुकुल को 10,000 वर्षों के बाद अपनी एक खोई हुई गुप्त तकनीक वापस से मिली थी, जो कर्ण को दे दी गई थी। इस तकनीकी की बदौलत कर्ण की ताकत काफी तेजी से बढ़ने लगी। इसी वजह से जब सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं का चयन किया गया तो कर्ण ने काफी आसानी से अपने लिए स्थान हासिल कर लिया। इधर आकर्ष पूरी तरह से अनजान था कि इस बार उसकी मुलाकात सिर्फ एक नहीं बल्कि अपने कई पुराने साथियों से होने वाली है। इस समय उसका पूरा ध्यान अपनी साधना पर केंद्रित था। वह बौद्धिक पदार्थ की सहायता से अपने स्थान के सिद्धांत को और गहराई से समझने में जुटा हुआ था। साथ ही वह अपनी सभी शक्तियों को एक साथ जोड़कर उनकी ऊर्जा को अपनी तलवार में प्रवाहित करने की कोशिश कर रहा था। एक ऐसा प्रयास जिसके जरिए वह अपना खुद का रास्ता बना रहा था। उसके रास्ते की नींव उसके गुरु के तलवार के सिद्धांत पर आधारित थी, और फिलहाल वह उस सबसे कठिन चरण को पार कर चुका था जहां एक साधक अपने स्वयं के रास्ते की वास्तविक आकृति को गढ़ना शुरू करता है। आकर्ष और कर्ण फिर एक साथ जैसे जैसे समय गुजर रहा था, आदियोग देवतल में आयोजित होने वाले महासंग्राम में भाग लेने के लिए अलग अलग जगह से प्रतिभाएं वहां पहुंच रही थी। कुछ ऐसे थे जिन्होंने 400 से 500 वर्ष पहले ही अपना नाम प्रसिद्ध किया था, तो वहीं कुछ ऐसे भी थे जो भी हाल फिलहाल के दिनों में ही प्रसिद्ध हुए थे। इन योद्धाओं की छवि ऐसी थी कि जो योद्धा यहाँ पर भाग लेने के लिए आए थे वह भी उनके बारे में ही जिक्र कर रहे थे। आकर्ष और उसके समूह को यहाँ पर आए हुए काफी समय हो चुका था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद से लेकर अभी तक आकर्ष अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था। पूरे समय में कमरे में ही बैठा रहता और बाहर से आ रही आवाजों को सुनकर नए नए योद्धाओं की जानकारी लेता। ऐसे ही आज जब वह कमरे में साधना कर रहा था तो उसे बाहर से कुछ योद्धाओं का शोर सुनाई दिया। जब उसने ध्यान देकर सुना तो पाया कि वह लोग किसी योद्धा का जिक्र कर रहे थे। इस योद्धा का नाम था धर्मेंद्र, जो सत्यार्थ देवतल नामक एक देवतल के सम्राट का शिष्य था। उसकी उम्र 800 वर्ष के लगभग बताई जा रही थी और ताकत वह एक त्रिस्तरीय के युद्ध सम्राट के बराबर थी। इस पद को वह खुद हासिल कर चुका था। लोगों की बातें सुनने के बाद ही आकर्ष को समझ में आया कि यह युवक दिखने में थोड़ा थोड़ा स्त्रियों के जैसा है। उसका चेहरा हद से ज्यादा साफ था, ना दाढ़ी ना मूछ। लोग उसकी ताकत को देखकर अनुमान लगा रहे थे कि वह शीर्ष 100 में तो अपनी जगह आसानी से बना लेगा। जब उसके बारे में बातें चल ही रही थी तभी एक और व्यक्ति की मौजूदगी ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा।
इस बार लोग किसी कनक नामक योद्धा के बारे में चर्चा करने लगे जो सर्वज्ञम नामक देवतल के एक गुरुकुल स्वप्नशीला गुरुकुल का शिष्य था। उसके बारे में जिस प्रकार से चर्चाएं हो रही थी उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई थी कि कनक नामक यह योद्धा धर्मेंद्र नामक योद्धा से ज्यादा प्रसिद्ध था। इसका कारण यह भी था कि उसने कुछ दशक पहले ही एक त्रिस्तरीय युद्ध सम्राट को मार गिराया था। वैसे तो इसकी उम्र भी 1000 वर्ष से कम थी, लेकिन बताया जा रहा था कि इसकी ताकत एक चतुर्थ स्तरीय युद्ध सम्राट के बराबर थी। इस ताकत के साथ उसका शीर्ष 30 में पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं था। इस योद्धा की सबसे खास ताकत इसकी एक भ्रम तकनीक थी। ऊपर से यह अंधेरे के सिद्धांत को भी सीख चुका था, जिस कारण से इसकी भ्रम तकनीक अपने प्रतिद्वंद्वी पर और भी गहराई से असर करती थी। हर गुजरते समय के साथ यह चर्चाएं और भी ज्यादा हो रही थी। ज्यादातर योद्धा एक दूसरे की तुलना करने में लगे हुए थे। कुछ तो इसी आस में थे कि कैसे भी करके किसी दो समूह को आपस में लड़वा दे ताकि कम से कम महासंग्राम से पहले उन योद्धाओं की असली ताकत देखने का अवसर उन्हें मिल जाए। इसी प्रकार की चर्चाओं के बीच एक और योद्धा का नाम भी सामने आया। इसका नाम तनिष्क था। इसकी पहचान आकर्ष के लिए थोड़ी खास थी क्योंकि यह मध्यांतर देवतल के सम्राट का तीसरा शिष्य था। मध्यांतर देवतल वह स्थान था जहां पर आकर्ष को जाना था, लेकिन गलती से वह सूर्यांश देवतल में चला गया था। लेकिन आकर्ष को इसका पछतावा नहीं था। मध्यांतर देवतल में भी उसके कई दोस्त थे। बाहर खड़े लोगों की नजर जब तनिष्क पर पड़ी तो सभी उसके बारे में चर्चा करने लगे, जिसके बाद आकर्ष को तनिष्क की ताकत और पहचान के बारे में भी अच्छी खासी जानकारी मिल गई। तनिष्क की ताकत एक चतुर्थ स्तरीय युद्ध सम्राट के बराबर बताई जा रही थी। उसको प्रसिद्ध तब मिली थी जब 20 साल पहले उसने नवचक्र भूमि में एक साथ दो त्रिस्तरीय युद्ध सम्राट से मुकाबला किया था और दोनों को मार गिराया था। यह उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और इससे भी खास, वह एक सम्राट का शिष्य था। लोगों ने जैसे ही सम्राट के शिष्य को लेकर चर्चा शुरू की तो कुछ लोगों का ध्यान अपने आप ही आकर्ष के कमरे की तरफ चला गया। सम्राट वेगवानस का नाम काफी ज्यादा प्रसिद्ध था, इसलिए स्वाभाविक था कि लोग आकर्ष से भी उम्मीदें लगाएंगे। अब जैसे ही उन्होंने आकर्ष के बारे में पूछना शुरू किया, कुछ लोग आगे बढ़कर इस विषय में दिलचस्पी दिखाने लगे और वही सब जानकारी साझा करने लगे जो शिखा ने उनको दी थी। सम्राट वेगवानस का शिष्य बहुत समय पहले ही यहाँ पर आ गया था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसने अपने आप को उस कमरे में बंद कर दिया है। अभी तक कोई भी उससे मिल नहीं पाया है। ऐसा क्या? वैसे वह सम्राट वेगवानस का शिष्य है तो निश्चित रूप से उसकी प्रतिभा भी बाकियों से बहुत आगे होगी, है ना? प्रतिभा, उसके बारे में तो बात मत ही करो। सच्चाई बताई दी तो तुम्हें भी निराशा होगी। सम्राट वेगवानस ने उसे शिष्य के रूप में इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह प्रतिभाशाली था, बल्कि इसलिए स्वीकार किया क्योंकि वह उस मृत्यु लोक से आया था जिस मृत्यु लोक से सम्राट खुद आए थे। उनको उस पर दया आ गई होगी, और नहीं तो क्या। मैंने तो यह तक सुना है कि उसकी उम्र 600 वर्ष से थोड़ी ही ज्यादा है। भले ही वो कितना ही ज्यादा प्रतिभाशाली क्यों ना हो, क्या वह इस उम्र में कुछ हासिल कर सकता है? यहाँ के शक्तिशाली योद्धाओं के सामने वह टिक भी नहीं पाएगा। इन शब्दों को सुनकर चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई। ज्यादातर लोगों को यह उम्मीद नहीं थी कि प्रतिभाशाली और शक्तिशाली सम्राट वेगवानस का शिष्य इतना साधारण निकलेगा। कई लोग तो निराश होने लगे जिनका इस मामले से कोई संबंध भी नहीं था।
वास्तविकता यह थी कि ज्यादातर लोगों को इससे समस्या नहीं थी कि वह कमजोर है, बल्कि इससे समस्या थी कि बाकी लोग उनसे ताकतवर क्यों हैं। इसलिए जैसे ही उन्हें अपने से कमजोर कोई दिखता था तो वह तुरंत उसका मजाक बनाना शुरू कर देते थे। यहां भी ऐसा ही हो रहा था। ज्यादातर योद्धा प्रसिद्ध थे। इस वजह से लोगों के लिए उनको पहचान पाना मुश्किल नहीं था। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो अपनी ताकत और पहचान दोनों छुपाकर बैठे थे। इसलिए उनकी मौजूदगी ने भी किसी का ध्यान अपनी तरफ नहीं खींचा। यह योद्धा बिल्कुल चुपचाप आए और अपने अपने कमरों में चले गए। अब जहां भीड़ होती है वहां पर टकराव होना तो स्वाभाविक होता है। जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी, अपने अपने मत के चक्कर में योद्धाओं का टकराव भी बढ़ रहा था। हमारे मध्यांतर देवतल में अभी कुछ ही समय एक योद्धा सामने आया था जिसकी ताकत अद्वितीय थी। उसकी उम्र 600 से 700 साल के लगभग थी। लेकिन फिर भी उसने उपाधि मंदिर की सारी शर्तों को पूरा करके वहां के मंदिर प्रमुख को मना लिया। एक योद्धा ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हो सकता है तुम्हारे वहां की उपाधि मंदिर की शर्तें ही कमजोर हो जिसको कोई भी योद्धा पार कर सकता हो। वहीं पर खड़े एक दूसरे योद्धा ने इस पर कटाक्ष करते हुए कहा। बस इन्हीं दो अलग अलग मतों के कारण उनके बीच झगड़ा शुरू हो गया। इस लड़ाई के चक्कर में उस योद्धा का नाम भी सामने आ गया जो उपाधि मंदिर की अनुमति से इस महासंग्राम में भाग लेने वाला था। इस नाम ने आकर्ष का ध्यान भी अपनी तरफ खींचा। कर्ण? क्या उसने अभी अभी कर्ण कहा? आकर्ष ने मन ही मन खुद से सवाल किया। जहां तक उसे याद था तो उसका दोस्त कर्ण भी मध्यांतर देवतल में था। वैसे तो एक नाम के कई योद्धा हो सकते थे, इसलिए काफी हद तक संभावना थी कि यहाँ पर जिस योद्धा के बारे में बात हो रही थी वह उसका दोस्त ना हो। लेकिन थोड़ी संभावना इसकी भी थी कि यह उसका दोस्त कर्ण ही हो। कुछ देर तक इस बारे में सोचने के बाद उसने मन फैसला किया कि वह खुद अब कमरे से बाहर निकलेगा और उस योद्धा से पूछकर कर्ण नामक योद्धा से मिलेगा ताकि पता लगा सके कि क्या वह उसका दोस्त है। उसे याद था कि आखिरी बार जब वो कर्ण से मिला था उस समय कर्ण ने अपनी ताकत में अच्छी खासी वृद्धि कर ली थी। इसलिए इसकी संभावना बढ़ चुकी थी कि यह वाला कर्ण उसका दोस्त ही हो। पता लगाने के लिए जब वह अपने कमरे से बाहर निकला तो कुछ लोगों का ध्यान उस पर आ गया। जिन्होंने पहले उसे देखा था उन्होंने तुरंत उसे पहचान लिया। अब यह योद्धा कर्ण से उसकी तुलना करने लगे। आकर्ष उनकी बातें सुन पा रहा था, लेकिन उसने किसी के भी कड़वे शब्दों का जवाब नहीं दिया। उसके हिसाब से यह लोग उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। जो भी जानकारी उन्हें मिली थी वह किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा उन्हें दी गई थी, इसलिए उनके खिलाफ बोलना या उनसे लड़ाई करना मात्र मूर्खता के अलावा कुछ नहीं था। बेहतर विकल्प यही था कि वह चुप रहे। तो उसने यही किया। चलते हुए वह वहां पर पहुंच गया जहां पर दोनों योद्धा अपने अपने मत को लेकर लड़ रहे थे। उसने दोनों की तरफ ध्यान से देखा और फिर विनम्रता के साथ मुस्कुराते हुए उनसे पूछा, माफ कीजिए पर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जिस कर्ण के बारे में आप बात कर रहे हैं वह कहां पर है? एक तीसरे व्यक्ति का बीच में आना और इस प्रकार से सवाल करना दोनों ही योद्धाओं के लिए थोड़ा अप्रत्याशित था। दोनों ने अपना झगड़ा रोक लिया और ध्यान से आकर्ष की तरफ देखने लगे। तुम कर्ण से मिलना चाहते हो? एक युवक ने थोड़े गंभीर स्वर में पूछा। इससे पहले कि आकर्ष कोई जवाब देता, उसने ही अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहा, तुम तो वही सम्राट वेगवानस के शिष्य हो ना जो इतने दिनों से अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकला था। तुम्हें कर्ण से क्यों मिलना है?
कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं, तो अब तुम कर्ण से मिलकर उसे चुनौती देना चाहते हो ताकि अपने नाम को साफ कर सको। अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो तो बेहतर होगा कि तुम उसे चुनौती देने का विचार छोड़ दो। नाम साफ करने का तो पता नहीं, लेकिन निश्चित रूप से उससे हार जाओगे और उसके बाद जो अपमान होगा उसे सहन करना भी मुश्किल होगा। बता दूं कि कर्ण की ताकत एक नए उपवेग मंडल के योद्धा से तो बहुत आगे है। बिना कुछ सुने वो बस बोले ही जा रहा था। उसकी बात को सुनकर एक पल के लिए तो आकर्ष को समझ में नहीं आया कि जवाब क्या दे। वह बस कर्ण का पता पूछ रहा था। उसने उससे कोई सलाह नहीं मांगी थी। लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। मैं कर्ण से इसलिए नहीं मिलना चाहता क्योंकि उसे चुनौती देना चाहता हूँ, मैं उससे इसलिए मिलना चाहता हूँ क्योंकि वह मेरा दोस्त है, आकर्ष ने एक शांत स्वर में कहा। कर्ण और तुम्हारा दोस्त? उसकी बात सुनकर उस युवक के चेहरे पर आश्चर्य उभर आया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उनके देवतल के योद्धा कर्ण का संबंध सम्राट वेगवानस के इकलौते शिष्य से हो सकता है। उसे आकर्ष की बात पर संदेह नहीं था क्योंकि उसकी पहचान को देखते हुए उसे झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने आकर्ष को कर्ण के पास ले जाने का फैसला किया। कुछ ही क्षणों बाद आकर्ष और कर्ण एक दूसरे के सामने खड़े थे। जैसे ही कर्ण ने आकर्ष को देखा, वह खुलकर हंस पड़ा और बोला, तुम्हारे बारे में तो मैं यहाँ आते ही सुन चुका था, लेकिन यह भी सुना कि तुम आने के बाद से अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकले। मैंने सोचा कहीं तुम्हारी साधना में बाधा न डाल दूं, इसलिए मिलने नहीं आया। आओ अंदर चलते हैं। मध्यांतर देवतल के कुछ युवा प्रतिभाशाली योद्धा यह दृश्य देखकर हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। लगता है कर्ण और आकर्ष वाकई काफी पुराने दोस्त हैं। हाँ, उनकी बातचीत देखकर तो यही लगता है, लेकिन कर्ण की पहचान आखिर सम्राट वेगवानस के शिष्य के साथ कैसे हुई? बाहर खड़े लोग एक दूसरे से सवाल जवाब करने लगे। इस बीच आकर्ष और कर्ण कमरे के भीतर आ चुके थे। सामने ही एक मेज रखी हुई थी जिसके दोनों तरफ कुछ कुर्सियां थी। आकर्ष उन्हीं में से एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। बैठने के बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, काफी लंबे समय बाद मिल रहे हैं कर्ण। अगर गलत नहीं हूं तो हमें मिले हुए कई दशक बीत चुके हैं। सुना है तुमने अपनी ताकत में भी इस दौरान अच्छी खासी वृद्धि कर ली है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वृद्धि इतनी कुछ खास भी नहीं है कि उसका जिक्र किया जाए। लेकिन हाँ, किराडू गुरुकुल ने मुझ पर संसाधन अच्छे खासे खर्च किए। सच कहूं तो उनकी उम्मीदों के कारण मुझ पर थोड़ा दबाव भी बन गया था, कर्ण ने जवाब दिया। वैसे मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ पर आने वाले हो, आकर्ष ने कहा। लेकिन मुझे पता था। जब किराडू गुरुकुल के गुरुकुल प्रमुख ने मुझे इस बारे में सूचित किया तो मुझे उसी क्षण समझ में आ गया था कि तुम इस प्रकार के स्थान पर जरूर आओगे, कर्ण ने कहा। वह तो है, लेकिन सच कहूं तो मुझे खुद इस महासंग्राम के बारे में ज्यादा पता नहीं था। मैं तो आराम से अपनी साधना कर रहा था, लेकिन बाद में जब सुना कि यहाँ का इनाम काफी अच्छा है तो फिर आने से खुद को रोक नहीं पाया, आकर्ष ने जवाब दिया। दोनों दोस्तों के बीच यह बातें बहुत ही सामान्य तरीके से हो रही थी। इनमें कुछ रोमांचित करने वाला नहीं था, लेकिन दोनों इन बातों से बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि दोनों बहुत ही पुराने दोस्त थे और लगभग 300 वर्ष बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। सर्वज्ञम देवतल के सम्राट के शिष्य। चलो बाकी सब बातें छोड़ो, मैंने सुना कि तुम अब सम्राट वेगवानस के शिष्य बन चुके हो। तुम मुझे उनसे कब मिलवाओगे? कर्ण ने उत्साहित होते हुए पूछा।
अगर उनसे मिलने का इतना ही मन है तो मैं अभी उनसे बात कर लेता हूँ। अगर उनके पास समय हुआ तो तुम अभी उनसे मिल सकते हो। इतना कहकर आकर्ष ने अपने मास्टर के पास संदेश भेजा और उन्हें बताया कि उसका दोस्त कर्ण उनसे मिलना चाहता है। थोड़ी ही देर में उसके मास्टर की तरफ से जवाब आ गया। क्या कहा उन्होंने? कर्ण ने पूछा। उन्होंने कहा कि हम अभी उनसे मिलने जा सकते हैं, आकर्ष ने जवाब दिया। यह सुनकर तो कर्ण और भी ज्यादा उत्साहित हो गया। एक तलवारबाज के रूप में वह सम्राट वेगवानस का बहुत ज्यादा सम्मान करता था। आज से नहीं बल्कि तब से जब वो मृत्यु लोक में था। इसके बाद दोनों अपने कमरे से बाहर निकले और सम्राट वेगवानस के लिए आरक्षित क्षेत्र की तरफ रवाना हो गए। सम्राट को एक अलग घर दिया गया था जो किसी महल से कम नहीं था। प्रणाम वरिष्ठ। जैसे ही कर्ण सम्राट वेगवानस से मिला, उसने सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। मैंने तुम्हारे बारे में आकर्ष से सुना है। जानकर खुशी हुई कि तुम भी हम दोनों की तरह उसी मृत्यु लोक से आए हो। सम्राट वेगवानस ने उसके प्रणाम का जवाब दिया और फिर उसे सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। इसके बाद तीनों मृत्यु लोक से अब तक के अपने अनुभव के बारे में बातें करने लगे। जब सम्राट ने सुना कि कर्ण भी एक अच्छा तलवारबाज है तो उन्होंने उसे प्रस्ताव दिया कि वह वहीं उनके पास रुककर तलवारबाजी का प्रदर्शन करें। असल में उन्हें देखना था कि कर्ण की तलवारबाजी किस प्रकार की है। वह उसे भी कुछ सिखाना चाहते थे क्योंकि वह आकर्ष का दोस्त था। कर्ण के लिए तो यह किसी वरदान से कम नहीं था। वह इसके लिए तुरंत तैयार हो गया और अपनी तलवारबाजी दिखाने लगा। अगले 2 दिन आकर्ष और कर्ण दोनों वहीं सम्राट वेगवानस के पास रुककर अपने अपने अनुभव के बारे में बातें करते रहे। तीसरे दिन दोनों ने जाने की अनुमति मांगी क्योंकि सम्राट को भी कुछ समय तक साधना करनी थी। सम्राट ने इस पर कोई भी आपत्ति नहीं जताई और दोनों को अनुमति दे दी। दोनों वापस उस स्थान के लिए रवाना हो गए जहां पर उनके कमरे थे। कर्ण को उसके कमरे के बाहर छोड़कर वह अपने कमरे की तरफ रवाना हुआ। लेकिन तभी उसकी जादुई अंगूठी में छोटी सी हलचल हुई। उसने तुरंत जादुई अंगूठी का निरीक्षण किया तो पाया कि एक बहुत ही पुराना प्राण ऊर्जा से जुड़ा मोती कंपन कर रहा था। यह मोती, उसे पहचानने में ज्यादा समय नहीं लगा कि यह मोती किसका है। उसने मोती बाहर निकाला और उस पर अपनी ऊर्जा प्रवाहित की, जिसके बाद उसे एक संदेश सुनाई दिया। आकर्ष, क्या तुम यहीं आदियोग देवतल में हो? यह आवाज सीधे उसके मस्तिष्क में गूंज रही थी। वैसे तो काफी लंबा समय हो गया था, लेकिन फिर भी उसके लिए इस आवाज में ज्यादा बदलाव नहीं आया था। बहुत ही कम लोग थे जिन्हें वो अपना दोस्त समझता था और यह आवाज उन्हीं में से एक दोस्त की थी। यह आवाज थी वृषभ की, उसी वृषभ की जिससे उसकी पहली मुलाकात सूर्यांश देवतल में हुई थी और बाद में दोनों मध्यांतर देवतल में एक दूसरे से आखिरी बार मिले। उसके बाद सीधा आज उसे उसकी आवाज सुनने को मिल रही थी। हाँ, मैं यहीं पर हूँ। तुम कहाँ पर हो? उसने जल्दी से वृषभ के सवाल का जवाब दिया और फिर अपना सवाल पूछा। कुछ देर के बाद वृषभ की तरफ से जवाब आया। मैं भी आदियोग देवतल में ही हूँ, लेकिन सम्राट के महल से थोड़ा दूर हूँ। बस कुछ ही देर में वहां पर पहुंच जाऊंगा। तुम सम्राट के महल में आ रहे हो? कहीं तुम भी महासंग्राम में हिस्सा लेने तो नहीं आ रहे? आकर्ष ने थोड़ा उत्साहित होते हुए पूछा। हाँ, इसी वजह से आ रहा हूँ। अभी रास्ते में हूँ, वहां पहुंचकर मिलते हैं। वृषभ की तरफ से जवाब आया और उसके बाद प्राण ऊर्जा से जुड़ा मोती बिल्कुल शांत हो गया। इस छोटे से वार्तालाप के कारण आकर्ष काफी ज्यादा खुश हो चुका था। इतने लंबे समय बाद एक पुराने दोस्त से मिलना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी।
दोनों जब पहली बार मिले थे तो दोनों के बीच का व्यवहार कुछ ठीक नहीं था। दोनों अपने अपने स्वार्थ के कारण एक दूसरे से बात करते थे। लेकिन फिर समय के साथ साथ दोनों में दोस्ती हो गई। बाद में जब आकर्ष को एक हत्यारे ने मारने की कोशिश की तो उस समय वृषभ ने उसकी जान बचाई। इसके बाद उनके बीच की दोस्ती और भी गहरी हो गई। निशिता की बदौलत आकर्ष को पता था कि वृषभ दिव्यतल से आया है, इसलिए उसे पूरा विश्वास था कि इतने वर्षों में वृषभ काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका होगा। उसने जल्दी से निशिता के पास संदेश भेजा और उसे इस बारे में बताया। निशिता, वृषभ से मेरी बात हुई है। वह भी यहीं पर आ रहा है इस महासंग्राम में हिस्सा लेने के लिए। जब से निशिता आकर्ष के देव अस्त्र की आत्मा बनी थी, तब से उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण आकर्ष हो गया था। इसलिए भले ही उसने वृषभ के साथ काफी समय बिताया था, लेकिन अब उसके लिए वह कोई भी महत्व नहीं रखता था। इसी वजह से उसने शांत आवाज में जवाब दिया, अच्छी बात है कि वह यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि इतने वर्षों में उसने भी काफी ज्यादा ताकत हासिल कर ली होगी। उसके लिए यह अच्छा ही है। दोनों के बीच इस प्रकार की बातें चल ही रही थी कि तभी आकर्ष, बाहर आओ। जैसे ही वो अपने कमरे के सामने पहुंचा, किसी की आवाज में उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। जिसने आवाज लगाई थी वह एक युवक था। देखने से लग रहा था कि वह भी यहाँ पर महासंग्राम में ही भाग लेने आया था। मैं पहले से ही बाहर हूँ, और कितना बाहर आना है? आकर्ष ने आवाज लगाकर उस युवक से कहा। उसकी आवाज सुनकर युवक पीछे मुड़ा और उसे देखने लगा। तो तुम हो आकर्ष, जिसको सम्राट वेगवानस ने अपने शिष्य के रूप में चुना है? उस युवक ने पूछा। आकर्ष ने उस पर एक पल के लिए नजर डाली, फिर उसके सवाल का जवाब देने की जगह वापस उसी से सवाल करते हुए कहा, मुझे किसने अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया है, यह मेरा व्यक्तिगत मामला है। मुझे नहीं लगता कि इससे तुम्हें कोई फर्क पड़ना चाहिए। तुम बस यह बताओ कि मुझे आवाज किस लिए लगा रहे थे। उस युवक की मौजूदगी आकर्ष को थोड़ी अजीब भी लग रही थी, क्योंकि सामने खड़े व्यक्ति से वह पूरी तरह अनजान था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में उसके प्रति दुश्मनी साफ नजर आ रही थी। इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह व्यक्ति उससे चाहता क्या है। मेरा नाम विघ्नेश है। मैं सर्वज्ञम देवतल के सम्राट का चौथा शिष्य हूँ। मेरे गुरुदेव मुझे यहाँ पर महासंग्राम में हिस्सा लेने के लिए लाए हैं। मुकाबले से पहले मैं थोड़ा अभ्यास करना चाहता हूँ। मैंने सुना कि सम्राट वेगवानस ने तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन यहाँ के कुछ लोग कह रहे हैं कि तुम इतने योग्य नहीं हो, बस एक साधारण इंसान हो। इसलिए मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करना चाहता हूँ। उस युवक ने आकर्ष से कहा। उसकी आवाज में कोई ऊंच नीच नहीं थी, लेकिन शब्दों के पीछे छिपी चुभन साफ महसूस हो रही थी। मुकाबला तुम्हें करना है, मुझे नहीं। जब मेरा मन होगा तब मैं मुकाबला करूंगा। अभी मुझे कुछ जरूरी काम है। फिर कभी आना, आकर्ष ने जवाब दिया। वो मुकाबला इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे मुकाबले से पहले अपनी ताकत किसी के भी सामने प्रदर्शित नहीं करनी थी। लेकिन विघ्नेश नामक उस व्यक्ति ने जब सुना कि आकर्ष मना कर रहा है, तो उसे लगा कि आकर्ष घमंडी है। उसने एक भारी आवाज में कहा, तुमने शायद सुना नहीं मैंने अभी क्या कहा। मैं यहाँ पर तुमसे मुकाबला करने आया हूँ। मैं चुनौती दे रहा हूं, तुम्हें सूचित नहीं कर रहा। यह मुझे पता है। इसलिए मैं तुम्हारी चुनौती को अस्वीकार कर रहा हूं। अभी मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मुकाबला बाद में करते हैं। आकर्ष ने शांति स्वर में जवाब दिया।
कहीं तुम्हें इस बात का डर तो नहीं लग रहा कि मैं जानबूझकर तुम्हें निशाना बना रहा हूं? मैं अभी 700 वर्ष से ज्यादा उम्र का नहीं हूं। हमारी उम्र लगभग बराबर है। हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि मैं अपनी ताकत का प्रयोग करके तुम्हें दबा सकता हूं तो तुम्हारी खुशी के लिए मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करूंगा। लेकिन मुकाबला तो तुम्हें मेरे साथ करना ही होगा। अगर नहीं करोगे तो नुकसान तुम्हारा ही है, क्योंकि मैं तो प्रहार करूंगा। तुम्हारा हाथ पैर टूट गया तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की होगी, विघ्नेश ने कहा। सच्चाई यह थी कि उसे आकर्ष से मुकाबला करके बस यह साबित करना था कि आकर्ष कमजोर है और वह सम्राट वेगवानस का शिष्य बनने के योग्य नहीं है। इसीलिए उसने पहले आकर्ष को उकसाने की कोशिश की, लेकिन आकर्ष ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए उसने चुनौती का रास्ता चुना, लेकिन आकर्ष ने उसके लिए भी मना कर दिया। इस कारण से अब सबसे आखिर में उसे नीचा दिखाने का रास्ता चुनना पड़ा। आकर्ष ने अभी भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, पर उसे स्थिति समझ में आ गई थी। उसे समझ आ गया था कि विघ्नेश उसके साथ मुकाबला करके बस उसे नीचा दिखाना चाहता है, बस यह साबित करना चाहता है कि उसके मास्टर के पास सही प्रतिभा को चुनने की योग्यता नहीं है। इधर जब विघ्नेश ने देखा कि आकर्ष अभी भी कोई जवाब नहीं दे रहा है तो उसने फिर से उकसाने की कोशिश की। कहीं तुम सच में मुकाबला करने से तो नहीं डर रहे? अगर ऐसा है तो तुम अपनी हार स्वीकार कर सकते हो, मैं यहां से चला जाऊंगा। पर इसी के साथ तुम्हें सभी के सामने मुझे अपना गुरुदेव कहना होगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें उसके बदले में कुछ सिखाऊंगा। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि जब कोई चुनौती देता है तो निडर होकर उसको स्वीकार कैसे करते हैं। आकर्ष वैसे तो नजरअंदाज करने वाला था, लेकिन जब उसने देखा कि विघ्नेश अब अपनी सीमा पार कर रहा है तो फिर उससे शांत नहीं रहा गया। हर किसी के लिए कोई ना कोई शब्द होता है जो उसे गुस्सा दिलाने का काम करता है, और आकर्ष के लिए यह शब्द उसके परिवार वाले और उसके मास्टर थे। हालांकि गुस्सा उसे अभी भी नहीं आया था। उसने फिर से शांत स्वर में कहा, तो तुम बिना लड़े यहां से नहीं जाओगे? उसका स्वर शांत था, लेकिन इस बार उसमें हल्की सी गंभीरता भी थी। तुम्हें क्या लगता है मैं इतने लोगों के सामने आकर तुम्हें चुनौती मजाक में दे रहा हूं? विघ्नेश ने हंसते हुए कहा। जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, आकर्ष तुरंत अपने स्थान से गायब हुआ और अगले ही पल बूम! इससे पहले कि भीड़ को कुछ समझ में आता, एक जोर का धमाका हुआ और उसी क्षण विघ्नेश का शरीर भी उसके स्थान से गायब हो गया। असल में वह कहीं गायब नहीं हुआ था, बल्कि उछलकर काफी पीछे चला गया था। लगभग 40 मीटर दूर जाने के बाद विघ्नेश ने किसी तरह से खुद को संभाला, लेकिन फिर भी अपने शरीर पर पड़ने वाले दबाव को रोक नहीं पाया। दबाव इतना तेज था कि उसे खून की उल्टी होने लगी। उसका चेहरा गुस्से और अपमान से भर गया। कायर कहीं के, छुपकर प्रहार करता है, वो गुस्से में दहाड़ा। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि आकर्ष ठंडी निगाहों के साथ उसे घूर रहा है तो उसने अपने स्वर ही बदल दिए। आज तो तुझे छोड़ रहा हूं, पर महासंग्राम में तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। तुझे खून के आंसू नहीं रुलाया तो मेरा नाम भी विघ्नेश नहीं। इतना कहकर वह बिना पीछे देखे तेजी से चला गया। भीड़ कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। किसी को समझ नहीं आया कि अभी क्या हुआ। स्थिति को समझने में सभी को थोड़ा समय लगा, पर तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। भीड़ को भी एक बात समझ में आ गई थी कि उन्होंने आकर्ष को जितना कमजोर समझा था इतना कमजोर वह था नहीं। उधर विघ्नेश वहां से निकलने के बाद सीधा अपने तीसरे वरिष्ठ भाई सुमाली के पास आया, जो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। हालांकि उम्र के मामले में दोनों के बीच ज्यादा बड़ा अंतर नहीं था।
लेकिन प्रतिभा के मामले में सुमाली विघ्नेश से बहुत आगे था। आते ही उसने दबे हुए स्वर में कहा, वरिष्ठ भाई सुमाली, मैं आकर्ष को चुनौती देने गया था। सुमाली एक साधारण सा दिखने वाला युवक था। जैसे ही उसने आकर्ष नाम सुना, उसकी नजर सबसे पहले अपने छोटे भाई के जख्मों पर गई। तुम घायल हो? उसने पूछा। यह सुनकर विघ्नेश ने कहा, उसने मुझ पर तब वार किया जब मैं तैयार नहीं था। सुमाली ने शांत स्वर में कहा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसने प्रहार कब किया, महत्वपूर्ण यह है कि उसने तुम्हें जख्मी किया है, यानी उसकी ताकत कम से कम तुम्हारी बराबरी पर होगी। अगर तुम तैयार भी होते तो भी उसका सामना नहीं कर पाते। अफसोस, उसकी उम्र और ताकत दोनों ही मुझसे बहुत कम है। अगर उसके पास थोड़ी और ताकत होती तो वह मुझसे लड़ने के लिए एक योग्य प्रतिद्वंदी होता, परंतु इस क्षमता के साथ वह इतना योग्य नहीं है। लेकिन विघ्नेश ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही सुमाली ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, मुझे मत समझाओ कि क्या सही है और क्या गलत। मुझे अच्छे से पता है कि तुम उसे नीचा दिखाने गए थे, लेकिन तुम्हारा दांव तुम पर ही भारी पड़ गया। परिणाम जो भी है, सच्चाई यही है कि वह मेरा प्रतिद्वंदी बनने के योग्य नहीं है।